तो मैं आयोजन सचिव प्रोफेसर नीरज खरे और प्रोफेसर मीनाक्षी झा एवं संयोजक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी का आभारी हूँ। यद्यपि मैं भी इस संगोष्ठी का एक संयोजक हूँ, लेकिन काम ज़्यादातर आप ही लोग किए हैं, मैं तो खाली हूँ। और उपस्थित मेरे सामने और मंच पर उपस्थित समस्त विद्वानों को मैं स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गला बहुत खराब है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊँगी, फिर मैं संक्षिप्त बोलना भी चाहती हूँ। मेरा विषय है आशापूर्णा देवी की त्रयी उपन्यास में स्त्री संघर्ष का इतिहास। मुझे ये इतिहास बोलते ही बांग्ला की बहुत सशक्त कवयित्री मल्लिका सेनगुप्ता की इतिहास शब्द पे एक व्याख्या मुझे याद आती है। मल्लिका ने कहा है कि इतिहास हमेशा ही स्टोरी क्यों होगी, इतिहास को हर स्टोरी भी होना चाहिए। तो यही इतिहास आशापूर्णा भी लिखना चाहती थी। आशापूर्णा का जन्म 1909 में हुआ और 1995 में उनकी मृत्यु हुई। वह 86 वर्ष जीवित रही। इन 86 वर्षों में विश्व नारीवाद में बहुत परिवर्तन आया, बहुत कुछ चेंज हुआ। तो हम ये संक्षेप में आलोचना करेंगे कि इस नारीवाद या फेमिनिज्म को, जिसे आजकल हम लोग कहीं कहीं वुमेनिज्म भी कहते हैं, ये कैसा था और आशापूर्णा ने इस फेमिनिज्म, नारीवाद या वुमेनिज्म को कैसे देखा। फेमिनिज्म की मूल अवधारणा है नारी मुक्ति और समानाधिकार, जिसमें एक स्त्री अपनी परिचय पर अपने जीवन को अतिवाहित करना चाहती है। यही मूल मोटा मोटी अवधारणा है। इस विषय पर अलग से चर्चा होगी और सुबह अनामिका जी ने बहुत अच्छे से इस पर व्याख्या भी किया, इसलिए इस विषय पे मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मेरा वक्तव्य विषय है आशापूर्णा देवी की ट्रिलॉजी। 10 सालों में लिखी गई 3 उपन्यास। 1964 में लिखी गई प्रथम प्रतिश्रुति, 1967 में लिखी गई सुवर्णलता और 1974 में लिखी गई है बकुल कथा। यह तीनों उपन्यास की बंगाल में स्त्री स्वतंत्रता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इन तीनों उपन्यासों में 3 पीढ़ियों की महिलाओं के संघर्ष को दर्शाया गया है, जो स्त्री अस्तित्व के क्रमिक विकास को दर्शाता है। आशापूर्णा के समय में बांग्ला साहित्य में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिख रहे थे, जिन्हें नारी दर्दी लेखक के रूप में जाना जाता था। लेकिन स्त्री की अवस्था, स्त्री के कलम में जिस तरह आ सकती है, वो किसी पुरुष के कलम में उस तरह आना संभव नहीं है। तो आशापूर्णा देवी इसीलिए स्त्री व्याख्यान में महत्वपूर्ण बन जाती है। मैं इन 3 उपन्यास, जो त्रयी उपन्यास जिनकी मैं चर्चा करना चाहती हूँ, इन उपन्यासों की कहानी का बहुत संक्षिप्त से मैं बोलना चाहती हूँ। प्रथम प्रतिश्रुति की नायिका सत्यवती 19वीं सदी के बंगाल के एक रूढ़िवादी समाज में पली बड़ी है, जिस समाज में स्त्रियों के लिए पढ़ाई तो दूर, अपनी बात भी कहने का उसको अधिकार नहीं था। उस समाज में खड़ी होकर सत्यवती पितृसत्तात्मक सामाजिक नियमों को चुनौती देती है। अपने आत्मसम्मान और अधिकार के लिए सत्यवती समस्त जीवन लड़ाई करती है। मात्र 8 साल की उम्र में उसका विवाह हो जाता है, लेकिन शिक्षा के महत्व को वह समझने लगी थी, इसलिए वह बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह के पक्ष में भी आवाज उठाने लगी। हम देखते हैं आशापूर्णा जब नाक में नोलक, पैर में पायल, ये सब पहन के जब ससुराल में पहली बार प्रवेश करती है, तभी उसका व्यक्तित्व जो उस घर की और बहुएं थी उनसे अलग थी। आशापूर्णा
पूरे समाज के, गांव के जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसका विरोध करते हुए वह गांव से निकलकर शहर आती है। बच्चों के साथ साथ अपने आप को भी शिक्षित करती है। वह बेटी सुवर्णलता को शिक्षित करना चाहती थी, इसलिए वह बेटी सुवर्णलता को बेथुन स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब उन्होंने ये एडमिशन करा दिया तो वो चैन की सांस ली कि चलो कम से कम मेरी बेटी पढ़ लेगी, मैं तो नहीं पढ़ सकी। लेकिन इसमें भी उनको एक बार और धक्का लगा कि उस सत्यवती से छुपाकर सुवर्ण की शादी करा दी जाती है 8 साल की ही उम्र में। एक 8 साल की उम्र में सत्यवती शादी होकर आई थी और एक 8 साल की उम्र में उसकी बेटी भी ब्याह दी गई। तो समाज में जहाँ सत्यवती खड़ी थी वहीं पे वो फिर से अपने आप को खड़ी पाई और वो आ गई फिर काशी में। लेकिन यहीं से शुरू होती है, जहाँ सुवर्ण की विवाह होती है वहीं से शुरू होती है सुवर्णलता की कहानी। सत्यवती के बनाए हुए अधूरे रास्ते को सुवर्णलता पूरा करना चाहती थी, यही उसका उद्देश्य था। लेकिन एक और जनरेशन बीत जाता है रूढ़िवादी समाज से लड़ाई करते हुए। एक स्त्री का अस्तित्व केवल घर की चार दीवारी में नहीं होना चाहिए, इसी सोच को साकार करने के लिए सुवर्ण ने अपनी अगली पीढ़ी को उत्साहित करती रही। सुवर्ण स्त्री शिक्षा के पथ पर चलना तो चाहती थी, लेकिन समाज की व्याकुलता के कारण उसने जो लिखा था, छोटा छोटा जो उनका लेख था, उसका जब किताब छप कर आई तो परिवार में, घर में ही इतने व्याकुलता का उसको शिकार होना पड़ा कि वो अपनी सारी छपी हुई किताबें जलाने के लिए बाध्य हो गई। सुवर्ण रहने लगी कलकत्ता के दोरजीपाड़ा नाम का एक जगह है, दोरजीपाड़ा के अंधेरे गलियारों में, जहाँ वह अपने लिए एक दक्षिण की बरामदा तलाशने लगी। लेकिन वो दक्षिण की बरामदा उसे कभी नहीं मिलती है। वह अपनी डायरी में लिखती है, मैं देख सकती हूँ पूरे एक समाज को अंधेरे में डूबते हुए, क्योंकि ये केवल एक नारी की कथा नहीं थी, ये एक नारी की अवस्था नहीं थी, ये पूरे समाज की अवस्था थी जिसे सुवर्ण ने देखा था। स्त्रियों की लड़ाई ये जो दो बार धक्का लगा, एक सत्यवती को लगा, एक सुवर्ण को लगा, लेकिन फिर भी स्त्रियों की लड़ाई जारी थी। इसलिए सुवर्ण की बेटी बकुल का जन्म होता है। बकुल अपने माँ को प्रतिश्रुति देती है कि दिन के उजाले को वह अंधकार का इतिहास जरूर बताएगी। लेकिन बकुल अपनी नानी सत्यवती की तरह प्रतिवादिनी नहीं है। वह शांत स्वभाव की है, इसलिए सुवर्ण की मृत्यु के बाद वह अकेली रह जाती है। परिवार में कोई उसका साथ नहीं देता है और जो चुप रहती है, जो शांत रहती है, जो विरोध नहीं कर पाती है, जो चीख नहीं पाती है, उसकी बात कोई नहीं सुनता है। इसलिए समाज का विरोध बकुल ऊंची आवाज में कभी नहीं कर सकती है। इसलिए ये भी उसके साथ घटना हो गई कि निर्मल के साथ उसका जो मानसिक बंधन था, हम देख सकते हैं कि उसको भी बकुल परिणति तक, अंजाम तक नहीं ले जा पाई और वो निर्मल के साथ उसकी शादी जब नहीं हो पाई तो वो शादी से भी वंचित रह गई। फिर भी एक समय आता है जब बकुल अपनी नियति को धन्यवाद देती है। उसका भाग्य उसे, उसकी नियति उसे लेखन की दुनिया में लेकर आती है। बकुल शिक्षित है, परिवार के बंधन में जकड़ी हुई भी नहीं है, अपना जीवन वो अपने तरीके से ही बिताती है। फिर भी बकुल को हम पूरी तरह से मुक्त नहीं देखते हैं। बकुल प्राचीन और नवीन के बीच की एक कड़ी है जिसे बकुल की भतीजी शंपा आगे बढ़ाती है। और शंपा सुवर्णलता को जिस दक्षिण का बरामदा सुवर्णलता तलाश कर रही थी और उसे वो बरामदा कभी नहीं मिला, उसी बरामदे में शंपा एक बैठने की जगह बनाती है। वो अपनी बुआ को आकर बोलती है कि बुआ, मैंने एक दक्षिण का बरामदा ढूंढ लिया,
एक घर बनाया जिसमें दक्षिण का बरामदा है, उसमें मैंने अपने बैठने की एक जगह बनाया। सुवर्णलता से शंपा में आके पूरे 2 जनरेशन बाद हम देखते हैं कि एक जनरेशन को अतिक्रम करने के बाद हम देख पाते हैं कि एक दक्षिण के बरामदे में बैठने की जगह कोई एक स्त्री बना पाई। आशापूर्णा की ये ट्रिलॉजी स्त्री स्वतंत्रता के लंबे सफर को प्रस्तुत करती है। पहली पीढ़ी सत्यवती की है, जो समाज की बाधाओं को चुनौती देकर एक राह बनाती है। दूसरी पीढ़ी सुवर्णलता आत्म पहचान तलाशती है, और तीसरी पीढ़ी बकुल प्राचीन और आधुनिकता के बीच की कड़ी है। शंपा में यह पूर्णता प्राप्त होती है। आशापूर्णा की ट्रिलॉजी ये बताती है कि स्त्रियों की मुक्ति रातों रात संभव नहीं हुई है। एक लंबे संघर्ष के बाद आज स्त्रियां अपनी पहचान बना सकी हैं। सत्यवती से शंपा 4 पुस्तकों का ये इतिहास है, ये ट्रिलॉजी या त्रयी उपन्यास। बंगाल में स्त्रियों को बकुल और शंपा बनने में हजारों साल लगे। हम लोग राममोहन राय के आंदोलन से शुरू कर विधवा विवाह, सतीदाह प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, ये सारे समस्याओं का हम पार करते हुए बंगाल में स्त्रियां हजारों सालों में आज इस जगह पे आ पहुंची है। इसलिए आशापूर्णा ने क्या लिखा है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह सवाल है कि उन्होंने क्यों लिखा है। आशापूर्णा देवी की मानस प्रतिमा सत्यवती से हमें स्त्री आंदोलन की प्रथम प्रतिश्रुति देखने को मिलती है। जिस समय आशापूर्णा देवी प्रथम प्रतिश्रुति लिख रही थी, उस समय विश्व इतिहास में नारी आंदोलन का सेकेंड वेव चल रहा था। इस वेव में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया था। इससे पहले फर्स्ट वेव में हम देख सकते हैं वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 में लिखकर वो स्त्रियों की आर्थिक आजादी की भी बात करती हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा क्या कि एक कमरा स्त्रियों के लिए ऐसा होना चाहिए जहां पे वो अपनी बात अपने आप से बात कर सके या अपनी बात लिख सके कहीं बैठकर। सिमोन द बोवेयर आशापूर्णा के समकालीन थी। 1949 में द सेकंड सेक्स लिखकर वो पितृसत्तात्मक समाज का विरोध किया। सत्यवती के जो विरोध था उसमें हम फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दोनों की छाया देख सकते हैं। सत्यवती जानती थी जब तक स्त्रियां शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तब तक उसकी चीख कोई नहीं सुनेगा। सुवर्णलता भी इसी प्रयास में एक पूरे अपना जीवन बिता देती है। बकुल कथा की रचना से पहले हम देखते हैं कि रैडिकल फेमिनिज्म की धारणा आ जाती है, जिसमें केट मिलेट की रचना सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 में आ जाती है, जिसमें घर के अंदर ही स्त्रियों की शोषण और दमन की बातें कही गई है। इसीलिए बकुल ने घर के अंधकार को उजाले में लाने की बात कहती है। वह जानती है, बकुल एक जगह पे कहती है कि अपने पितामही प्रपितामही की ऋण जब तक चुकाया नहीं जाएगा तब तक अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। बकुल से लेकर शंपा तक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जिसे सामाजिक निर्माण कहते हैं, जिसे बोवेयर ने कहा था कि कोई बच्चा स्त्री नारी बनकर जन्म नहीं लेती है, उसे समाज नारी बनाती है, वो नारी बनाई जाती है रोज। इस बात को बकुल और शंपा पूरी तरह से नकारती है। वो ऐसे बनने के लिए वो तैयार नहीं होती है कि समाज द्वारा बनाए गए कोई नियम को शंपा मानने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन हम क्या देखेंगे कि बकुल सत्यवती से बकुल तक आते आते जो 19वीं सदी से शुरू होती है वो 20वीं सदी के मध्यकाल तक पहुंच जाते हैं।
तो ये एक लंबे सफर 19वीं से 20वीं सदी के मध्यकाल का सफर में आके वकुल इस सामाजिक निर्माण का या वकुल और चंपा इस सामाजिक निर्माण का विरोध कर सकती है। आशापूर्णा ने केवल पाठकों के मनोरंजन के लिए यह ट्रिलॉजी नहीं लिखी थी, वह तो उन अनामी स्त्रियों की बात कहना चाहती थी जो कभी अपनी बात कह ही नहीं पाई। इसलिए ये ट्रिलॉजी केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि स्त्री संघर्ष का यथार्थ इतिहास है, यथार्थ दलील है।